ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी। लेकिन कुछ ऐसे भी सोल्जर्स थे जो दुश्मन की कैद में थे, और इन्हीं में एक ऐसा सोल्जर था जिसके अंदर मार्शल आर्ट की ऐसी टेक्निक्स थी जो भी इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। उसे हराना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग प्रिजनर ऑफ वॉर। साल 1950 जेम्स राइट नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि मार्शल आर्ट की क्लास में जाता है जहां पर हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है। सामने एक आदमी की फोटो लगी होती है। जेम्स वहां के मास्टर से पूछता है कि ये आदमी कहाँ है, मुझे इसके बारे में जानना है। जिसके बाद वो बताता है कि ये मेरे पिता हैं। और अब जेम्स जब अपना इंट्रोडक्शन देता है तो मास्टर कहता है कि मेरे पिता ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, पर तुम मेरी क्लास में आए, तुमने यहाँ के डिसिप्लिन को तोड़ा। इसीलिए वो अपने स्टूडेंट से कहता है कि जेम्स को यहाँ से बाहर भगा दिया जाए। और अब उसके स्टूडेंट्स जेम्स के ऊपर हमला करते हैं, पर जेम्स एक बहुत अच्छा फाइटर होता है। हालांकि वो वेस्ट से है लेकिन फिर भी उसे जापानीज के फाइट करने के तरीके आते हैं। वो सब पर हावी हो जाता है। जिसके बाद मास्टर अपने स्टूडेंट्स को रुकने के लिए कहते हैं और जेम्स से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है 1942 में। ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त था जब जेम्स राइट एक ब्रिटिश विंग कमांडर था। उसने बैटल ऑफ बैटान में हिस्सा लिया था। वो अपना प्लेन लेकर दुश्मन की टेरिटरी में घुस जाता है और उसके प्लेन पर कई हमले किए जाते हैं। और जब उसका प्लेन क्रैश हो रहा होता है तो उसे अपने प्लेन से बाहर निकलना पड़ता है। और अब वो दुश्मन की टेरिटरी में है। उसके चारों तरफ जापानीज है जो उसे ढूंढ रहे हैं। जेम्स उनके ऊपर हमला करता है। हालांकि वो कुछ लोगों को मार भी देता है, पर जापानीज की तादाद बहुत ज्यादा है। इसीलिए वो जेम्स राइट को पकड़कर अपने प्रिजनर कैंप में ले आते हैं, जहां पर और भी बहुत सारे प्रिजनर्स हैं जिन सब की हालत बहुत ज्यादा खराब है। यहाँ पर इंसानों को इंसान नहीं समझा जाता। और अब कर्नल आते हैं। वो अपने कुछ लोगों से कहते हैं कि जेम्स को जंगल में ले जाओ और उसे मार देना। इसके बाद जेम्स को जंगल में ले जाया जाता है। जेम्स को जब मारने वाले होते हैं तो जेम्स अपनी जान बचाने के लिए तलवार के वार से बचने के लिए नीचे हो जाता है। जिसके बाद वो दुश्मनों पर यानी कि जापानीज के ऊपर हमला करता है। वो एक बहुत अच्छा फाइटर है, इसीलिए एक एक करके वो सबको मार देता है। हालांकि जेम्स जख्मी है और उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, इसीलिए वो दर्द में जंगल के अंदर की तरफ भागता है जहां पर उसे एक प्लेन दिखता है जो कि जापानीज प्लेन है। ये रनिंग कंडीशन में नहीं होता, पर जेम्स जानता है कि अगर उसे यहाँ से दुश्मन के इलाके से बचकर भागना है तो उसे किसी भी कीमत पर इस प्लेन को उड़ाना होगा। अब वो चारों तरफ चीजें ढूंढना शुरू कर देता है और तभी गलती से वो जापानीज के ट्रैप में फंस जाता है जो कि उन्होंने जंगल में कई जगह बिछा रखे हैं। जेम्स एक बार फिर से जापानीज के कब्जे में है। उसे दोबारा से प्रिजनर कैंप लाया जाता है जहां पर कर्नल उसे कहते हैं कि कल तुम्हें मारा जाएगा। उसकी जितनी भी बिलोंगिंग्स होती है कर्नल अपने पास रख लेते हैं। जेम्स यहाँ पर कुछ दूसरे प्रिजनर्स से भी मिलता है जिसमें कुछ अमेरिकन्स भी होते हैं। अगले दिन जेम्स से कहा जाता है कि तुम्हें एक दूसरे प्रिजनर से फाइट करनी होगी। वो बहुत ही खतरनाक फाइटर है और अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है, पर जेम्स उसे चंद ही पलों में हरा देता है। दरअसल जेम्स ने कुछ सालों पहले हांगकांग में मार्शल आर्ट सीखा था, इसीलिए उसे हराना इतना आसान नहीं है। और अब कमांडर कर्नल के पास जाता वो कहता है कि जेम्स को मार्शल आर्ट आते हैं, वो बहुत ही खतरनाक प्रिजनर है, हमें जल्द से जल्द उसे मारना होगा। पर कर्नल कहते हैं कि जब उसका सही वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद कर्नल जेम्स को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारा मास्टर कौन है, क्योंकि जिस तरह का तुम मार्शल आर्ट करते हो अब लोग उस कला को भूल चुके हैं। इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के मार्शल आर्ट की आर्ट को जानते हैं। मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में जानना चाहता हूँ। पर जेम्स कुछ नहीं कहता। दरअसल वो अपने मास्टर का नाम नहीं बताना चाहता, जिससे कर्नल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों से कहता है कि कल जेम्स का इस दुनिया में आखिरी दिन है, कल उसे बैटलफील्ड में मार दिया जाएगा। अगले दिन जेम्स की बैटलफील्ड में 3 फाइटर्स के साथ फाइट करवाई जाती है। ये सब के सब प्रिजनर्स हैं। जेम्स इनसे लड़ने के लिए मजबूर है क्योंकि अगर जेम्स ने इनसे फाइट नहीं की तो वो इसे मार देंगे।
जेम्स बहुत अच्छा फाइटर है, उसे मार्शल आर्ट की ऐसी ऐसी टेक्निक्स आती हैं जो शायद जापान में बहुत कम लोग जानते हैं। और अब जेम्स एक एक करके उन सब को हरा देता है। जेम्स अब यहाँ से भागना चाहता है, इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। वो किसी भी कीमत पर यहाँ का जो गार्ड है उसके रेडियो को चुराना चाहता है ताकि वो रेडियो से यहाँ पर मदद बुला सके। और अब इस प्लान के बारे में वो दूसरे प्रिजनर्स को बताता है, जिसके बाद काम करते हुए ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से गार्ड्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वो इनके पास आते हैं और ठीक उसी वक्त जेम्स को मौका मिल जाता है। मचान पर जाकर रेडियो चुरा लेता है और अब कुछ देर के बाद कर्नल आते हैं। वो कहते हैं कि अगर यहाँ से किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। कर्नल को कुछ प्रिजनर्स के ऊपर शक होता है, इसीलिए सबके सामने सब प्रिजनर्स के दिल में डर बिठाने के लिए उन सबको मार दिया जाता है। पर इससे जेम्स के दिल और दिमाग में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी वो यहाँ से भागना चाहता है, इसीलिए रात को अपनी जिंदगी को रिस्क में रखकर वो यहाँ से बाहर निकलता है। दरअसल उसे ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ से वो रेडियो को यूज करे और अपनी अलाइड फोर्सेस को इन्फॉर्म कर सके कि उन सब को यहाँ पर कैदी बनाकर रखा गया है। अब जब जेम्स अपने कैंप से बाहर होता है, ठीक उसी वक्त वहां पर उनके कैंप की चेकिंग की जाती है जहां पर कैदियों को गिना जा रहा है। पर जेम्स बहुत चालाक था, वहां से निकलने से पहले उसने अपने ब्लैंकेट के नीचे अपने शूज रख दिए थे। उन शूज को देखकर वहां का जो ऑफिसर होता है उसे लगता है कि जेम्स अपने बेड के अंदर यानी कि ब्लैंकेट के अंदर सो रहा है और इस तरह से जेम्स की जान बच जाती है। जेम्स जल्दी वापस अपने कैंप में आ जाता है। अगली सुबह वो अपने साथियों को बताता है कि हमें यहाँ पर मदद बुलाने के लिए अपनी अलाइड फोर्सेस को कोड वर्ड में मैसेज भेजना होगा ताकि वो जल्द से जल्द हम तक पहुंच सके। वहीं कर्नल को शक हो जाता है कि यहाँ से कुछ लोग अपने ट्रूप्स को मैसेज भेजने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जेम्स को अपने पास बुलाते हैं और कोड लैंग्वेज के बारे में उससे पूछते हैं। पर जेम्स साफ साफ मना कर देता है, जिससे कर्नल को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो जेम्स को सबके सामने बहुत बुरी तरह से मारते हैं। कर्नल को कुछ प्रिजनर्स के ऊपर शक होता है, जेम्स की आंखों के सामने उन्हें मार दिया जाता है। जेम्स का शरीर बुरी तरह से जख्मी है, उसे बहुत बुरी तरह से मारा गया है और कर्नल उसे फाइट करने के लिए कहते हैं। हालांकि जेम्स के पूरे शरीर में बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो फाइट करता है क्योंकि अगर उसने फाइट नहीं की तो वो मारा जाएगा। जेम्स फाइट जीत जाता है। इसके बाद भी उस पर बंदूक के पिछले हिस्से से हमला किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो एक टेंट के अंदर होता है। वहां पर एक नर्स भी है जिसे जबरदस्ती यहाँ पर रखा गया है ताकि वो जख्मी लोगों की देखभाल कर सके। वो जेम्स को बताती है कि तुम पहले ऐसे कैदी हो जिसे इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है, वरना जिस तरह से तुमने कर्नल की बातों को नहीं माना अब तक तुम्हें मर जाना चाहिए था। जेम्स कुछ दिनों तक यहीं पर रहता है और जब उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाती है तो उसे उसके कैंप में वापस भेज दिया जाता है, जहां पर वो अपने साथियों से कहता है कि हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा, जल्द से जल्द हम सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। जेम्स को बताया जाता है कि जब तुम बेहोश थे तो हमारे इस कैंप के ऊपर से अलाइड फोर्सेस के कुछ प्लेन गए थे, जिसका मतलब ये है कि अलाइड फोर्सेस आसपास ही हैं। हमें जल्द से जल्द उन्हें सिग्नल भेजना होगा ताकि वो इस जगह पर हमला करके हम सबको आजाद करवा दें। और अब रात को जेम्स अपने एक साथी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक गार्ड उन्हें देख लेता है जो कि बहुत ही यंग होता है। जेम्स उसे पकड़ लेता है, उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है, पर जेम्स उसे नहीं मारता और वापस अपने कैंप में आ जाता है। वो आज रात को और रिस्क नहीं लेना चाहता, बाहर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है और तभी उसके कैंप की चेकिंग की जाती है, पर सारे प्रिजनर्स वहीं पर होते हैं। अगली सुबह कर्नल सबको बाहर बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कल रात को कोई अपने कैंप से निकला था। जेम्स देख लेता है कि कर्नल बहुत गुस्से में है और जब भी वो गुस्से में होता है कई मासूम लोगों को मार देता है। कर्नल पूछता है कि मुझे बताओ रात को कौन निकला था जिसने मेरे गार्ड्स के ऊपर हमला भी किया। जेम्स कहता है कि मैं वो था, जिसके बाद जेम्स के सामने एक प्रिजनर को लाया जाता है और कहा जाता है कि तुम इसे मार दो। जेम्स कहता है कि मैं किसी निहत्थे को नहीं मारता। कर्नल अपने गार्ड को ऑर्डर देता है, जिस
जिसके बाद उस प्रिजनर को मार दिया जाता है, जिससे सब के सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उस प्रिजनर का कोई कसूर नहीं था। और अब जेम्स को एक बार फिर से फाइट करने के लिए कहा जाता है। कई सारे गार्ड्स उस पर हमला करते हैं पर जेम्स की स्किल्स के सामने कोई नहीं टिक पाता। जेम्स के साथी भी उसका साथ देते हैं और कई सारे गार्ड्स को बुरी तरह से जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद जेम्स के एक साथी कैप्टन को पकड़ लिया जाता है। रात को जेम्स कर्नल के पास जाता और कहता है कि कैप्टन को छोड़ दो, और कर्नल कहता है कि उसने रूल्स तोड़े हैं, उसे सजा मिलेगी। जेम्स कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझसे फाइट करो। कर्नल उससे फाइट करने के लिए मना कर देता है, जिसके बाद जेम्स को वहां से बाहर फेंक दिया जाता है। और अब जेम्स अपने साथियों से बात करता है। वो कहता है कि किसी भी कीमत पर आज रात को हमें सिग्नल भेजना होगा। और अब रात को जेम्स अपने साथियों के साथ एक कैदी को भी ले जाता है जिसे कोडिंग आती है। ये कैंप से निकलकर उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से सिग्नल भेज सकते हैं। सिग्नल भेजने के बाद ये सब के सब बहुत खुश होते हैं। कई महीनों के बाद आज ये पहली बार खुश हुए हैं क्योंकि कोडिंग में इन्होंने अपनी लोकेशन लाइट फोर्सेस को भेज दी है, जिसका मतलब ये है कि जल्दी वो इस जगह पर हमला करके इन सब को बचा लेंगे। ये वापस अपने कैंप में आते हैं जहां पर अब एक भी प्रिजनर नहीं है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते यहाँ पर जैपनीज सोल्जर आते हैं, जिनमें से एक जेम्स के ऊपर हमला करता है। जेम्स बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसके चारों तरफ शोर होता है, साथ ही धुआं उठ रहा है। वो समझ जाता है कि एलाइड फोर्सेस ने इस जगह पर हमला कर दिया है। अभी यहाँ पर नर्स आती है जो इन्हें आजाद कर देती है और अब जेम्स अपने साथियों के साथ बाहर निकलता है। चारों तरफ बॉम्बिंग हो रही होती है, साथ ही यहाँ पर जो जापानीज सोल्जर्स होते हैं वो प्रिजनर्स को मार रहे होते हैं। और अब जेम्स को समझ में आ जाता है कि उसे कोई नया प्लान बनाना होगा, तभी वो अपने साथियों के साथ यहाँ से बचकर निकल सकता है। जेम्स कहता है कि हमें एक और रेडियो की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें जल्द से जल्द रेडियो को अरेंज करना होगा। नर्स के साथ एक और दूसरी नर्स होती है, वो एक जापानीज गार्ड के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं, जो देखकर जेम्स और उसके साथियों को हिम्मत मिलती है। और अब यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स बचे होते हैं वो गार्ड्स के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बाद जेम्स कर्नल के कैंप के अंदर जाता है जो अकेला वहां पर बैठा हुआ है। जेम्स एक बार फिर से उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है और इस बार वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। इन दोनों के बीच में एक भयानक तलवारबाजी होती है। ये दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर्स हैं, लेकिन धीरे धीरे जेम्स पूरी तरह से कर्नल पर हावी होना शुरू हो जाता है और एक पल ऐसा आता है कि वो कर्नल को मारने वाला होता है। तभी जेम्स का साथी सार्जेंट वहां पर आ जाता है और जेम्स को चलने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब हमें अपने प्लान पर काम करना होगा। और जब ये दोनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी कर्नल का जो कैप्टन होता है वो जेम्स को गोली मारने वाला होता है और जैसे वो गोली चलाता है कर्नल उसकी गन ऊपर कर देता है, जिससे जेम्स की जान बच जाती है। जेम्स ही अपनी आंखों से देख लेता है। दरअसल कर्नल को पता है कि वो जेम्स से हार चुका है और वो कायरो की तरह उसे नहीं मारना चाहता। जेम्स यहाँ से निकल जाता है और जंगल में उसी प्लेन के पास जाता है जो उसने कहानी की शुरुआत में देखा था जब वो कैंप से भाग गया था। ये सब के सब जितने भी बचे हुए कैदी होते हैं वो उस प्लेन के अंदर बैठ जाते हैं, जिसके बाद इनके ऊपर एक दूसरा प्लेन आता है। वो अपना हुक नीचे फेंकता है जो कि उस प्लेन में फंस जाता है जिसमें जेम्स और उसके साथी बैठे हैं, जिसके बाद उस प्लेन को भी ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जेम्स और उसके साथियों की जान बच जाती है। लेकिन अब भी बहुत सारे ऐसे कैदी, ऐसे प्रिजनर्स हैं जो वहीं पर फंसे हुए हैं। उनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो जेम्स के साथ यहाँ से निकल पाते। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जेम्स कर्नल के बेटे के सामने खड़ा है। कर्नल का बेटा कहता है कि मेरे डैड ने मुझे आपके बारे में बताया था, लेकिन 1 साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक बार फाइट करें। और अब जेम्स उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और चंद ही मिनटों में वो कर्नल के बेटे को फाइट में हरा देता है, क्योंकि मार्शल आर्ट की जो कला उसे आती है वो लगभग इस दुनिया से खत्म हो चुकी है। और एक यही कारण होता है कि जेम्स के सामने कोई नहीं टिक पाता। जेम्स कहता है कि मैं अपना बैज लेने के लिए आया हूँ। दरअसल कर्नल ने उस वक्त उसका बैज उससे ले लिया था जब वो उसकी कैद में था। कर्नल का बेटा जेम्स को उसका बैज वापस लौटा देता है और कहता है कि मेरे डैड ने हमेशा इसे संभाल कर रखा था। जेम्स अपना बैज लेकर वहां से निकल जाता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।